नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे जीडीसी का जो नॉर्थन रेलवे का एग्जाम हुआ है 23 जुलाई 2021 को, जो कि यहाँ पर स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है, इस हेतु ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है। इसमें यहाँ पर जीके के लगभग 100 में से 35 सवाल, टोटल जो 100 क्वेश्चन थे, इसमें जीके के 35 सवाल है, बाकी रीजनिंग और मैथ के सवाल पूछे गए हैं। तो ये सभी 35 जीके के सवाल इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित जानने वाले हैं, जो कि आने वाले स्पेशल रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो इसमें ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल देखे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, अभी भी आपके पास अवसर है, क्योंकि एग्जाम में समय काफ़ी कम है। ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले स्टूडेंट के लिए डेली एक मॉक टेस्ट लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। टाइम मैनेजमेंट हो गया, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आप उसको टाइम रहते बूस्ट कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पर अभी गोल्डन टिकट सेल है, ये यहाँ पर आपके 17 फरवरी तक लास्ट डेट है इसकी, यानी इसके बाद आपको 6 मंथ की फ्री वैलिडिटी नहीं मिलेगी। अभी आपको 12 की बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। साथ ही साथ टीटीजी के कूपन कोड यूज करने पर मैक्सिमम यहाँ पर 39 रुपये तक आप डिस्काउंट ले सकते हो। ये टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। जो आपको एग्जाम में डैशबोर्ड और पैटर्न देखने को मिलता है, सेम इंटरफेस से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं पूछे गए सारे जीके के क्वेश्चंस। ये जो आपको एग्जाम का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार ये आंसर की जारी की है, सेम टीसीएस का है। तो ये टीसीएस के द्वारा आयोजित किया होगा। तो इसमें आपके जो जीके के सवाल, ये तो आपके एक तरीके से मैथ का सवाल है। इसमें पूछा है एक शतरंज टूर्नामेंट में 6 खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से ठीक एक बार खेलेगा। तो ये तो आपके 6 है, तो 5 + 4 + 3 2 1, ये 15 हो जाएगा। बाकी जो जीके के सवाल पूछे गए हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल, जाने माने खिलाड़ी राफेल नडाल निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? इजी सवाल है। शुरुआत के कुछ सवाल यहाँ पर इजी पूछे गए हैं, कुछ यहाँ पर मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के भी हैं। जाने माने खिलाड़ी राफेल नडाल आपको पता होना चाहिए, टेनिस के खिलाड़ी हैं। और ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? इनसे बहुत बार एग्जाम में सवाल आ जाता है। राफेल विमान, तो ये स्पेन से। इनसे संबंधित रिकॉर्ड की बात करूं तो सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम ये विजेता है। टोटल 21 ग्रैंड स्लैम में जो मेन सिंगल्स का टाइटल है इनके नाम है। बाकी अन्य जो प्रमुख टेनिस खिलाड़ी आते हैं, इनमें आपके रोजर फेडरर हैं, ये कौन से देश से हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। नोवाक जोकोविच है, सर्बिया से हैं। इन दोनों के नाम 20 ग्रैंड स्लैम जो मेन सिंगल के टाइटल जीते हुए हैं। बाकी सर्वाधिक हैं वो राफेल नडाल के हैं, 21 ग्रैंड स्लैम है, जिसमें आपकी यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विंबलडन, फ्रेंच ओपन आ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, किस राष्ट्रीय नेता को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? इजी सवाल है, बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पूरे पेपर की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली, टेलीग्राम चैनल जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके जरूर जुड़ जाना। मदरबोर्ड का क्या काम है? कंप्यूटर का सवाल है। मदरबोर्ड में पूरा सर्किट होता है, सभी सर्किट और घटकों को एक साथ रखता है, वो मदरबोर्ड में रखा जाता है। नेक्स्ट जीके का सवाल देखते हैं यहाँ पर, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? बीसीजी का टीका है ये टीबी यानी क्षय रोग के बचाव हेतु। बीसीजी का मतलब है बेसिल कैलमेट ग्वेरिन है, और ये वैक्सीन है किसके लिए? टीबी के लिए, यानी कह सकते हो ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज के लिए। अगला सवाल, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री। तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे उस समय प्रधानमंत्री जब योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को ही है। अभी देखिए योजना आयोग के स्थान पर अभी कौन सा है? नीति आयोग है, क्योंकि योजना आयोग है वो 13 अगस्त 2014 को भंग कर दिया है। इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन है वो दोस्तों 1 जनवरी 2015 को किया गया है। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष उस समय प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। तो ये नरेंद्र मोदी इनके प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। अरविंद पनगरिया हैं, वो प्रथम उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। और योजना आयोग के अंतिम डिप्टी चेयरमैन कौन थे, यानी अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे किसके? प्लानिंग कमीशन के। वो दोस्तों थे उपाध्यक्ष मोंटेन सिंह अहुल्या। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष का जो पूछा जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रथम डिप्टी चेयरमैन, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के? तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। तो सारे यहाँ पर आपके फैक्ट कवर हो जाते हैं। बाकी वर्तमान में जो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है, उसके चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। अमिताभ कांत है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा क्षमता अधिक है? तो इसमें से आप देखेंगे पानी की ये ऊष्मा क्षमता, हीट कैपेसिटी है वो सबसे अधिक है। और बाकी ओवरऑल इन विकल्प के अलावा मैं बात करूं, सबसे अधिक जो हाईएस्ट हीट कैपेसिटी रहती है वो हाइड्रोजन की रहती है। किसकी? हाइड्रोजन की है 14.3। नेक्स्ट वन यहाँ पर देखते हैं जीके का,
रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए ईंधन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए फ्यूल के रूप में यहाँ पर हाइड्रोजन, ईंधन में किसका उपयोग होता है? हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? सिरोसिस रोग है जिगर को प्रभावित करती है। जिगर का मतलब है आपके लीवर यानी कह सकते हो यकृत को। सिरोसिस यकृत की कैंसर के बाद सबसे अधिक जो गंभीर बीमारी है। इस बीमारी का इलाज क्या है? फिर आपको यकृत यानी लीवर का प्रत्यारोपण ही इसका इलाज रहता है। नेक्स्ट सवाल, आस्क दिशा किस भारतीय संगठन का एक ऑनलाइन चैटबॉट है? आस्क दिशा, आस्क दिशा का मतलब है डिजिटल इंटरेक्शन टू सीक हेल्प एनी टाइम। तो ये दोस्तों आईआरसीटीसी के द्वारा लॉन्च है, एक ऑनलाइन चैटबॉट है जो कस्टमर है सर्विस प्रोवाइड करता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती हैं तो यहाँ पर दबाव में अंतर, दाब में अंतर के कारण बर्नौली की थ्योरम ये बताती है, जिसमें दाब में अंतर होने से क्या है, जैसे ही कोई घर है, तूफान में घर है तो घर में क्या होता है, दाब का ऊपर दाब है वो कम नीचे ज़्यादा रहता है तो ये छत उड़ जाती है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण में जैसे हवाई जहाज़ के पंख हैं वो वक्राकार होते हैं ताकि हवाई जहाज़ उड़ सके। बेसबॉल में वक्रता देने के लिए टांके लगाए जाते हैं। ट्रेन आने पर पटरी के पास के पेपर हैं वो उड़ जाते हैं। ये सभी दबाव में अंतर के कारण बर्नौली के थ्योरम के अकॉर्डिंग है, ये सभी अनुप्रयोग देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? वायरस जनित रोग कौन सा नहीं है? हैजा। बाकी वायरस जनित है कौन से, तो मैंने बहुत बार आपको ट्रिक बताई है। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, ये सभी आप रोग देखते हो। रे यानी रेबिस, खा यानी खसरा, ह यानी हर्पिस, मैं हमें म यानी मेनिंजाइटिस है, हिट यानी हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वर, गलसोद, इन्फ्लुएंजा। ये कौन से रोग हैं जो वायरस जनित रोग हैं, इसमें हैजा नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में केवल एक तत्व होता है? तो इसमें आप देखेंगे हीरा, हीरा केवल एक तत्व कार्बन से, ठीक है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के द्वारा जो सह संयोजी बंध है उनके द्वारा कनेक्ट रहते हैं सभी कार्बन आपस में। तो हीरा जिसमें केवल एक एलिमेंट रहता है वो कार्बन है। बाकी आप देखेंगे रेत की बात करें तो रेत यहाँ पर बनी होती है वो एक तरीके से सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहता है, तो सिलिकॉन है, इसमें ऑक्साइड है, सैंड है। और बाकी इससे पहले मैंने आपको जीडीसी के एक पेपर में सवाल बताया था जिसमें सवाल पूछा गया था जो आपकी ग्लास है, कांच है, वो किससे बना होता है? तो वो रेत होती साथ ही साथ इसमें सिलिकेट होता है, सैंड एंड सिलिकेट। संगमरमर की बात करें जो यहाँ पर आपको विकल्प दिख रहा है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक तरीके से इसका फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो केवल एक एलिमेंट इसमें भी नहीं है, केवल एक एलिमेंट हीरे में है जो कार्बन है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर ओम किसकी इकाई है? ओम दोस्तों प्रतिरोध की इकाई है, सभी को पता होगा। चालकता की इकाई की बात करें तो इसकी सीमेंस है जो ओम इनवर्स कह सकते हो। विद्युत चालकता है ये ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, माउस किस श्रेणी में शामिल है? ये सभी हार्डवेयर आते हैं, जो आप टच कर सकते हो वो क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर अंदरूनी जो एप्लीकेशन रहती है। मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड है, ये एक तरीके से फिजिकल उपकरण है तो ये हार्डवेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? स्वच्छ आकाश का नीला रंग प्रकाश का फैलाव, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है तो नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन यानी ये जो रंग है सबसे अधिक फैलता है। सो नीले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है। तो नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे अणुओं के द्वारा सभी दिशाओं में फैल जाता है, इसी कारण आपको आकाश में क्या नीला ही नीला दिखाई देता है। अगला सवाल देखते हैं, एक ट्रेन में क्या है? इंजन तो हो गई। कौन सी वह समय अवधि है जिसके दौरान कंप्यूटर खराब रहा हो या फिर ठीक से काम नहीं कर रहा हो? तो वो डाउन टाइम हो जाएगा, ये भी इजी सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विद्युत का उच्चतम चालक क्या है? चांदी है विद्युत का सबसे अधिक चालक। बंगाल किस वर्ष फिर से एकीकृत हुआ? जैसे कि आपको मालूम है बंग भंग, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, दोबारा एकीकृत हुआ था 1911 में। अब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे? बहुत बार सवाल आता है, कौन थे? कर्जन थे।
कौन थे बंगाल विभाजन के समय वायसराय? कर्जन हो जाएंगे, गवर्नर जनरल और वायसराय थे कर्जन। और बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा वैसे हुई थी 19 जुलाई 1905 को और प्रभावी हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को, जब एकत्रित एक तरीके से दोबारा यहाँ पर बंगाल विभाजन है वो एकत्रित हुआ है। उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा बंगाल को फिर से यहाँ पर 1911 में जोड़ा गया। बिजली के बल्ब का फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक कह सकते हो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही आसानी से दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण का क्या मतलब है? आपको सूर्य नहीं दिखाई देगा। सूर्य कब नहीं दिखाई देगा? जैसे कि ये आपका सूर्य है, इसके बीच कोई अन्य, ये पृथ्वी है, ये सन है, ये अर्थ है, इसके बीच में क्या आ गया? मून आ गया, यानी चंद्रमा आ गया। तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ गया तो आपको सूर्य कहाँ से दिखाई देगा? यही चंद्रमा तो बीच में आ रहा है, तो उस केस में आपको हो सकता है कि सूर्य का जो प्रकाश है ये चारों दिशा में फैल रहा है, तो बाहरी आपको एक तरीके से बाहरी एक रिंग दिखाई देती, प्रकाश की एक रिंग दिखाई देगी, वही क्या है? कोरोना है, केवल वही दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर मून है वो बिल्कुल इसकी छाया में आ चुका है। तो आपको कोरोना है वो बाहरी सूर्य का एक वलय रहती है, वही कोरोना है। तो ये कब क्या पूछा है? आसानी से दिखाई देता है, कोरोना ही आपको आसानी से दिखाई देगा। और फुल मून होता है, चंद्र ग्रहण होता है, उस केस में क्या होता है? जब पृथ्वी है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ये आपकी पृथ्वी है, ये किसके मध्य आ गई? सूर्य और चंद्रमा के मध्य। ये सन है, ये मून है। देखिए चंद्रमा का खुद का तो प्रकाश होता नहीं, सूर्य के प्रकाश से वो परावर्तित आपको दिखता है प्रकाश, तो ये बीच में आ गई तो परावर्तित कहाँ से होगा? एक तरीके से वो चंद्र क्या होगा? ग्रहण हो जाएगी। तीनों एक सीध में, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में आ जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन ये इतिहासकार वीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। उन्होंने माना है लगभग उन्होंने भारत को पूरा जीत लिया था, कभी हारे नहीं थे किसी युद्ध में। इस कारण सिकंदर के आक्रमण के समय किस राजवंश का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय जो राजवंश था वो नंद वंश था। बहुत बार आता है किस शासक का शासन था जब सिकंदर ने आक्रमण किया है? तो शासक में घनानंद। ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद ने सिकंदर के साथ युद्ध किया, परंतु ये घनानंद युद्ध में हार गए थे। अगला सवाल, हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम की बात करें, परमाणु संलयन। हाइड्रोजन बम के पीछे का सिद्धांत है अनियंत्रित परमाणु संलयन। और सूर्य हो गया, अन्य जितने भी तारे हैं वो नाभिक के संलयन के द्वारा ही प्रकाश और ऊष्मा है वो उत्पन्न करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार इसे एग्जाम में सवाल आया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कौन सा शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? अश्वमेध है, ये कोई बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये एक तरीके का यज्ञ है जो कि प्राचीन काल का यज्ञ है, न कि बौद्ध धर्म से कोई टर्म है। अगला सवाल, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख निर्यात होता है, कौन से पोर्ट से होता है? मरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट है जो गोवा में है, इसी पोर्ट से लौह अयस्क का सबसे अधिक निर्यात होता है। आयरन और लौह अयस्क की बात करें तो भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क है, उसका प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? ओडिशा में सबसे अधिक उत्पादित होता है लौह अयस्क होता है। ओडिशा के बाद कर्नाटक में होता है, फिर यहाँ पर झारखंड में है। ये कुछ प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। बाकी सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन देश करता है वो चाइना करता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चौथे स्थान पर इंडिया है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल पूछा, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत में सुरक्षित मातृत्व दिवस है, याद रखिएगा 11 अप्रैल को। कब? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल, वी थिंक डिजिटल किस वैश्विक तकनीकी कंपनी का डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है? वी थिंक डिजिटल है, ये दोस्तों फेसबुक के द्वारा 11 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया एक डिजिटल साक्षरता प्रोग्राम है फेसबुक का। वी थिंक डिजिटल हो जाएगा। अगला सवाल, हर्ष की जीवनी हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाण भट्ट के द्वारा। हर्षचरित हो गई, कादम्बरी हो गई, ये दोनों ही बाण भट्ट के द्वारा लिखित है, हर्षचरित और कादम्बरी। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। याद रखिएगा बहुत बार इन सभी से एग्जाम में सवाल आता है। गीत गोविंद जयदेव। अष्टाध्यायी पाणिनि, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, विक्रमांक चरित बिल्हण के द्वारा रचित है, राज तरंगिणी काफी बार कलहण, अर्थशास्त्र चाणक्य, महाभाष्य है पतंजलि के द्वारा। बाकी जो कालिदास के यहाँ पर कह सकते हो कुमार संभवम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोष्यम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, ये कालिदास के द्वारा है। अगला यहाँ पर देखते हैं भास के द्वारा, जो ये एग्जाम में पूछा हुआ है।
स्वपन वासवदत्तम है भास के द्वारा, प्रतिज्ञा योगधरायण, और उसके बाद यहाँ पर बात करूं नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन के द्वारा रचित हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अखबार में क्या समाचार रहेगा रीजनिंग का। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो दोस्तों सहारा डेजर्ट है। बाकी एनटीपीसी में आपकी एक सवाल पूछा हुआ है, तकला मकान डेजर्ट है, उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। उसमें शायद ये कालाहारी रेगिस्तान भारत दे रखा था, याद रखिएगा कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में न कि भारत में, और तकला मकान डेजर्ट है सिजियांग चाइना में। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया में। नुबियन है सूडान में। मोजेव है यूएसए में। कालारी है बोस्वाना में। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अट्टाकामा। उसके बाद अट्टाकामा है कहाँ पर? यह है दोस्तों चिल्ली में। मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा जहां पर मरुस्थल नहीं है? यूरोप। अलगेजीरा रेगिस्तान कहां पर है? सूडान में। पेटागोनिया है अर्जेंटीना में। रुब अल खाली सऊदी अरब में। सोनोरान ये मैक्सिको में है। अगला सवाल देखते हैं। वृक्ष की आयु का निर्धारण कमोबेश सही सी किसके द्वारा किया जा सकता है? वृक्ष की आयु का निर्धारण है तने में वलयों की संख्या गिनकर उसकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है। दिए गए पोषक तत्वों में दूध किसका खराब स्रोत है? यानी दूध है कैल्शियम, दूध से प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन विटामिन सी का ये स्रोत नहीं है दूध, तो एक खराब स्रोत कह सकते हो। विटामिन सी जो सबसे अधिक आपको आंवला में है, जो भी खट्टे फलदार रस है, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर, इसमें आपको ये स्रोत है सी का। राग दरबारी के लेखक कौन है? राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के हैं लेखक। नेक्स्ट यहाँ पर पहली भारतीय रेलवे लाइन है, ये 1853 में खोली गई थी किन के मध्य? बात है 16 अप्रैल की। 16 अप्रैल 1853 को जो बोरीबंदर बॉम्बे है वहां से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी के बीच पहली यात्री ट्रेन चली थी। बाकी विश्व में प्रथम रेल कब? ये भारतीय है। भारत में विश्व में प्रथम रेल 1825 को कहां पर? इंग्लैंड में चली थी। अगला सवाल, प्रकाशिक तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशित तंतु है ये दोस्तों जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है प्रकाशित तंतु, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अन्य उदाहरण है, यानी प्रकाश है वो वापस आ जाता है परावर्तित होकर, अपवर्तित नहीं होता है सघन और विरल माध्यम में यहाँ पर हालांकि। तो अन्य उदाहरण में हीरा अत्यधिक चमकता है क्योंकि पूरा प्रकाश वापस आ जाता है। रेगिस्तान में आपको मरीचिका दिखाई देती है, ठंडे देशों में मरीचिका दिखाई देना, आभास होना एक तरीके से, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। किस गवर्नर जनरल का संबंध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है डलहौजी की, ये राज्य हड़प नीति है ना, राज्य हड़प नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। अगला सवाल, इंसुलिन के स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? इंसुलिन के स्राव के लिए अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों ही हार्मोन स्रावित होते हैं। बाकी यहाँ पर एड्रिनलिन हार्मोन जैसे अधिवृक्क ग्रंथि है, इससे हार्मोन होता है वो एड्रिनलिन, जैसे करो या मरो हार्मोन कहा जाता है। और बाकी यहाँ पर बात करूँ अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो वो दोस्तों एंड्रोक्राइनोलॉजी कहते हैं। और थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक माना जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड ग्लैंड हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। वैसे बात करूं संविधान सभा की प्रथम बैठक की तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पहली बैठक में एक अस्थायी अध्यक्ष है वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद दूसरी बैठक जस्ट 2 दिन बाद हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और उपाध्यक्ष के रूप में हरेंद्र कुमार मुखर्जी, बहुत बार आता प्रथम उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम एमएन रॉय के द्वारा या फिर स्वराज पार्टी ने 1934 में दिया था। अगला सवाल लिखते हैं जो अंतिम सवाल रहेगा इस पेपर का, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार बराबर होता है? तो चंद्रमा पर कोई भी वस्तु का भार है पृथ्वी के भार से कम होता है। कितना कम होता है? 1/6 होता है, ठीक है। भार है वो कम होता है क्योंकि mg है, गुरुत्वाकर्षण अलग होता है, और भार जो कि न्यूटन इसका मात्रक हो जाएगा। द्रव्यमान समान रहता है, कहीं पर भी चले जाओ। देखिए लास्ट सवाल, जब ध्वनि तरंगे वायु से जल में गमन करती हैं तो मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि तरंग में जो आवृत्ति है वो माध्यम में
चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी साउंड वेव जो माध्यम में ट्रेवल करती है तो उसमें वेग रहता है, तरंग दैर्ध्य है, वो तो चेंज हो जाती है, बट उसमें फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं होता है, तो आवर्ती चेंज नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप यदि रेलवे के प्रीवियस ईयर्स के कुछ अभी हाल ही में हुए पेपर हैं वो देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। इससे पहले भी जीडीसी के 2 से 3 पेपर बताए हुए हैं, वो भी आप पीडीएफ फाइल के रूप में टेलीग्राम चैनल से जोड़कर देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं ऐसे किसी नए अपडेट के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।